वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और शहदाए पुलिस जो हैं उनके हवाले से बाकायदा दिन मनाया गया जो लास्ट फ्राइडे था उसको, लेकिन ये पूरा महीना ही मखसूस किया गया है पुलिस के शहदा के हवाले से, और उनके हवाले से बात भी हो रही है, उनके बच्चों से, उनकी फैमिली से बात हो रही है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हमारे साथ उनके ही बच्चे मौजूद हैं। मैं आपसे तारुफ़ करवाती हूँ, हमारे साथ एएसआई मोहम्मद शकील रफ़ीक मौजूद हैं जो कि बेटे हैं सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस के मोहम्मद रफ़ीक साहब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं एएसआई कैसर महबूब जो कि फ़र्जंद हैं एएसआई महबूब अली मेमन साहब के। महबूब अली मेमन साहब ने 2013 में शहादत उनको अल्लाह ताला ने शहादत के रुतबे पर फाइज़ किया, और इनके वालिद को 2018 में। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ इस तरह करना चाहती हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ लाए, और पूरी कौम की जानिब से जितने लोग हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं उनकी जानिब से हम आपकी पूरी फैमिलीज़ को खराज तहसीन पेश करते हैं। आप लोगों के लिए ज़ाहिर है वो आपके वालिद थे, हमारे लिए तो पुलिस जिस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर जी, जी। अंजाम दे रही होती है हम उस कॉन्टेक्स्ट में उनको देख रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए तो आपका साया थे, आपका सब कुछ थे। तो अल्लाह ताला आप सबको सब्र भी दे और अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल करे। आपसे बात शुरू करते हैं एएसआई मोहम्मद शकील साहब। 2018 में क्या वाक़या रूनुमा हुआ था? मैडम जो है, मैं उस टाइम यूनिवर्सिटी में था कि मुझे बड़े भाई ने कॉल की कि अब्बू को, पहले मुझे अब्बू ने बोला था कि सामान वगैरह लेके आ जाना, मेरे बैजेस वगैरह, नेम प्लेट, ठीक है, रात में बोला था। तो सुबह में मेरे भाई ने मुझे कॉल की, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। तो मुझे कॉल की कि जल्दी से घर पहुँचो। मैंने बोला क्या हुआ, खैरियत? तो उसने बोला नहीं बस घर पहुँचो। मैंने बोला अब्बू ने मुझे कुछ सामान बोला है लाने के लिए, वो मैं लेके आ रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं बस आप घर पहुँचो। मैंने बोला खैरियत तो है। मैंने उसी टाइम छोटे भाई को कॉल की, उसने कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने दोबारा अब्बू के नंबर पे कॉल की तो उसका नंबर बंद जा रहा था। उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि कुछ अब्बू को हुआ है, क्योंकि अब्बू को पहले भी 1 साल पहले अटैक हुआ था। सही। तो मुझे कुछ लग रहा था कि अब्बू का नंबर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि फिर मुझे लग गया कुछ अब्बू को हुआ है, नंबर भी नहीं लग रहा था। फिर उसी टाइम मैं घर पहुंचा। मैं 10-15 मिनट घर पहुंचा तो कुछ लोग बाहर, मेरे घर के बाहर खड़े थे। तो मैंने बोला खैरियत तो है क्या? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। जब मैं घर पहुंचा, अंदर अम्मी की रोने की, बहनों की रोने की आवाज़ आ रही थी कि अब्बू को गोली लग गई, शहीद हो गए हैं वो। उस टाइम तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उस टाइम खुद ही बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि जो वालिद साहब की मौत थी, उस टाइम 22 साल का था, छोटा भाई 15 साल का था, क्योंकि बड़े थे घर के। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर उस टाइम जो है हम हॉस्पिटल पहुंचे, ठीक है, वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया। उस टाइम वहाँ गार्डन में उसका अपना नमाज़ी हुआ जनाजा क्या हुई। था वो? कहाँ थे उस वक्त अपनी उस ड्यूटी के? टाइम ये अपने एसनाबाद में थे, वहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, पेट्रोलिंग ऑफिसर थे। तो 2 टेररिस्ट आए, उन्होंने खौफ व हिरास फैलाने के इलाके में गोलियां मारे, मतलब फायरिंग कर दी, अच्छा, हवाई फायरिंग हवा की में हुई थी फायरिंग कर दी। वैसे ही? हाँ। ठीक है, तो मेरे वालिद साहब के जो दूसरा उसके साथ है एएसआई था, तो उन्होंने बोला सर ये फायरिंग की आवाज़ है। मेरे वालिद साहब को पता नहीं था कि फायरिंग है या ऐसे बाइकों की आवाज़ है, तो उस टाइम पता नहीं। जब उनके करीब आए उनके ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग कर दी तो उसमें से वो जो दूसरे थे उन्होंने अपनी जान बचा ली, ठीक है, वो गाजी रहे। और मेरे वालिद साहब थे वो शहीद हो गए। उनको जो थे 2 से 3 गोलियां सर में लगी ओहो। और 6 से 7 गोलियां सीने में लगी। तो वहीं पर वो शहीद हो गए थे। फिर हमें बाद में पता चला कि हॉस्पिटल में कि वो वहीं पे शहीद हो गए थे। वहीं पर शहीद जी। हो गए थे। जी, एएसआई कैसर साहब, आपके वालिद 2013 में जी। शहीद हुए, क्या मामला हुआ था उस वक्त? उस टाइम पे हमें कॉल आ गई थी अब्बू के दोस्त की कि आपके वालिद साहब कहाँ पर हैं। मैंने कहा अब्बू ड्यूटी पे गए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी इस वक्त कहाँ पर हैं। मैंने कहा जमाली पुल के पास, वहाँ पे ड्यूटी है उनकी, ट्रैफिक ब्रांच थी। सही। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो बोला बेटा आप घर पे अकेले हो या कोई साथ है? मैंने कहा घर पे मैं अकेला ही हूँ, अम्मी है, छोटी बहन थी। अच्छा ठीक है, जो और कौन है फैमिली में? मैं सर और कोई भी नहीं है इस वक्त यहाँ पर, सब गांव में ही है। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, हम अब्बू के आपके दोस्त को भेज रहे हैं, तो आप यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा काम है आपसे। ठीक है। तो उस मौका वारदात पे हम लोग उस टाइम में हम ले गए। तो वहाँ पे मैंने खून देखा, अब्बू की बाइक देखी। तो उस वक्त एएसपी थे, तो उन्होंने आके मुझे बिठाया, उन्होंने समझाया कि बेटा ये होता है। मैं समझ गया था कि अब्बू को कुछ हुआ है। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने बताया कि भाई इस टाइम पे अब्बू आपके पटेल हॉस्पिटल में है, एक्सीडेंट हो गया उनका। उन्होंने डायरेक्ट हमें नहीं कहा कि शहादत हुई है।
उस वक्त हमारे बहनोई सब उनको बता दिया था कि अब्बू के रिलेटिव जो दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया अभी तक। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा आप बाइक लेके ना घर चली जाओ। मैं कहा सर बाइक में कैसे लेके जाऊँ थोड़ी, कि वो ठीक है आपको लेके जाते हैं, वहाँ पहुँचाते हैं। फिर मैं वहाँ गया, घर पे मुझे बोला, फिर मुझे चाचा की कॉल आ गई। फिर चाचा ने मुझे इन्फॉर्म किया कि अब्बू की शहादत हो गई है। फिर वहाँ से मुझे बोला कि आप बड़े हो, बैठे रहो, अम्मी को संभालो। मैंने हिम्मत नहीं थी, अम्मी उस वक्त खाना खा रही थी, तो अम्मी को मैंने बताया नहीं। मैं अकेला कमरे में आके खुद रो रहा था। मैं अम्मी को कैसे बताऊं। फिर मैंने पड़ोस वाली थी, फिर उनको मैंने आंटी को बुलाया, आंटी को उनको मैंने कहा। हुआ क्या था वहाँ जो शहादत हुई उस वक्त, हुआ क्या था? उस वक्त ये 2013 में पुलिस वालों की टारगेट किलिंग चल ओह रही थी। यस, 2013 में बहुत ज़्यादा था जी। उस टाइम पे तो मेरे वालिद साहब उस टाइम पे शाम के टाइम पे एक दिन पहले ही उनके दोस्त की जनाज़ा नमाज़ सोराब गोट पे वहाँ पढ़ के आए थे। तो वालिद साहब की तबीयत सही नहीं थी। बोले 7 ड्यूटी किए, 7-8 साल ड्यूटी किए एक साथ। तो अब्बू को समझ कुछ नहीं आया था। फिर अब्बू ने कहा चलो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, उसको शहादत नसीब हुई है। फिर अब्बू सुबह के टाइम में ड्यूटी पे बस गए जैसे ही, तो 3-4 घंटे के बाद फिर हमें ये इन्फॉर्मेशन आई कि आपके वालिद साहब को गोली लगी है। अभी ये आप लोग ने तमाम बातें बताई और शायद आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, लेकिन क्योंकि ये स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तो दोनों ही जब अपने वालिद का तस्करा कर रहे हैं तो दोनों की आंखों में आंसू हैं और दोनों ही अपने आप को बार बार संभाल रहे हैं और ये बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। लेकिन वालिदैन बाकी उनका रुतबा भी यही है और उनकी शान भी यही होनी चाहिए कि औलाद उनके हवाले से इसी तरह मोतबर हो और इसी तरह से आपका जो ज़ाहिर एक कनेक्शन है, जो मोहब्बत है, जो रिश्ता है, वो तो अपनी जगह है। तो जब इस उम्र जो आप लोगों की उम्र थी और जब ये वाक़या हुआ, मैं वो जानना चाहती हूँ कि एकदम से वालिद का चले जाना, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ आपके घर पे? पहले तो मैडम हमें उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या अब क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी छोटा था, मेरा भाई भी छोटे, 4 बहनें, उनकी शादियां करवानी है। मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था। पहले तो हम वहाँ गांव ले गए, उनको दफनाया, फिर कराची में आए। दोबारा कराची में आए तो पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ डॉक्यूमेंट दिए कि आप ये जमा कराओ। हमने वो जमा कराए, फिर उन्होंने एक अच्छा रिस्पांस दिया, हमें कुछ फ़ंड दिए, हमारी फ़ीसें वगैरह दी यूनिवर्सिटीज़ में जी। तो हमें एक अच्छा रिस्पांस दिया कि हम अपने आगे एजुकेशन एक तरह जारी से रखें। संभाल लिया जी। आप लोगों को। तो एक सर पे हाथ रख दिया कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, ये पहले नहीं होता था, कुछ सालों से ऐसा होने लगा है कि पुलिस में भी जी, जो है ये इंसेंटिव दिया जाने लगा जी है। जी, ये मेरे ख्याल से एडी ख्वाजा के दौर से हुआ था। जी जी। तो फिर उन्होंने आप लोगों आपकी तालीम फिर जारी रही? तालीम मेरी जारी रही। ठीक है, अभी मैंने पुलिस ज्वाइन किया 2 महीने पहले। अच्छा जी। तो उन्होंने भी जॉब भी हमें दी। ठीक है, और मेरे जो सारे फीसेस के खर्चे थे वो उठाए, और मेरे भाई के भी उठा रहे हैं। छोटा भाई LLB कर रहे हैं। मैंने ये भी सुना कि वो जो सैलरी होती है वो भी वो जारी भी रखते हैं। जी जी, वो फुल जारी थी जब तक ये रिटायर हुए हैं। अभी मेरे वालिद साहब 1 साल पहले रिटायर हुए हैं, अच्छा, तो तब तक पूरी सैलरी चली। अब पेंशन स्टार्ट हुई है। अब पेंशन स्टार्ट हो गई, लेकिन अब माशाल्लाह आप सब अपने पैरों पर जी जी, आहिस्ता अब आहिस्ता स्टेबल हो खड़े हो। गए। तो बहनें वगैरह आपकी? 2 बहनें शादी हो गई, 2 की अभी माशाल्लाह। कराएंगे। सही। उन्होंने वो भी आप बोला। भाइयों में सबसे बड़े? नहीं, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। अच्छा, भाई बड़ा वाला क्या करता है? वो भी पुलिस में ही है। वो भी पुलिस जी में जी। ही है। सही। अभी उन्होंने बोला था कि आपको 2 वैकेंसीज देंगे। एक मैं अपॉइंट हुआ हूँ, एक छोटा भाई है, वो अभी स्टडी कर रहा है। तो अच्छा, उनका भी बड़ा बोला। भाई पहले से ही था? जी जी, वो पहले से ही था। वो तक 6 महीने 8 महीने पहले हुआ था। तो अब्बू ने इतना कुछ अपनी जिंदगी में किया कि आप लोग बाद में भी जो एक होता है, जाहिर है उस शख्सियत का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो आपकी बात थी ना और वो जुमला था कि अब हम करेंगे क्या, जी अचानक से जो घर का सरबराह है वो चला जाए तो इंसान यही सोचता है अब हम क्या करेंगे। तो उस हवाले से जो पुलिस डिपार्टमेंट ने अब ये शुरू किया है और जिस तरह से ख्याल रखा जा रहा है शोहदा की फैमिलीज़ का, ये काबिल तहसीन है। बिल्कुल। जी मैम हमें ज़्यादा जब शहादत हुई थी अब्बू की, तो उस टाइम पे हमें पुलिस वालों ने संभाला था। उन्होंने डिपार्टमेंट ने आके हमें तब्दील के लिए पैसे दिए थे कि भाई इस टाइम पे तो कुछ तो होश होता ही नहीं किसी को। तो उस टाइम पे हमें उन्होंने कहा ये आपके वालिद साहब के हैं तब्दील के। तो हम सीधा यहाँ से एम्बुलेंस करा के सीधा हम लोग गाँव चले गए थे, गंबट में, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर। अच्छा अच्छा, सही। वहाँ चले गए तो वहाँ पे हमें तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे होश नहीं था। आप बहन भाइयों में आप बड़े हैं? नहीं, मैं छोटा हूँ।
मैं तीसरे नंबर पर हूँ। अच्छा, तो आपको एकदम से जिस तरह आपने बताया और आज भी आपके जज्बात काफ़ी ज़ाहिर नुमायाँ हैं, उस वक्त एकदम से घर का सरबराह का चले जाना या अब्बू का, अब वो कुछ भी काम करते हो लेकिन हमारे लिए तो हमारे वालिद हैं, हमारे अब्बू हैं, उनका चले जाना और उनका ना होना, एकदम से वो सदमा कैसा था और आपको उस वक्त क्या लगा था एकदम से? मैं ऐसे लग रहा था कि हमारी ज़मीन भी चली गई, छत भी चली गई। कुछ हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा आगे, क्या करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बस हमारे चाचा हैं, उनकी सपोर्ट थी, उन्होंने हमें संभाला, हमें सपोर्ट किया आगे स्टडी के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी फ़िलहाल आप यहीं हो, कराची ना जाओ। तो जैसा आपको उन्होंने हमें संभाला कि इस मकाम तक लेके आए कि स्टडी भी हर चीज़ करवाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस जॉब पर भी हैं वालिद साहब की। तो हमें फुल सपोर्ट उन्होंने किया, जिसे हमारे पास वहाँ घर भी नहीं था। तो चाचा का घर होते हुए उनका घर था, बन रहा था, उन्होंने हमें अपना घर दिया कि आप इसमें रहो। तो उस टाइम पे फिर हमें फील ऐसा ही हो रहा था कि अब्बू बस हमारे ज़िंदा हैं। चाचा ने हमें कभी फील होने नहीं दिया कि भाई आपके अब्बू नहीं हैं। माँ बाप का यही एक बात है कि आप जितने अरसे बाद भी बात करें या जब भी वैसा रिश्ता कोई और है नहीं। जी बिल्कुल। तो घर वालों में आपकी वालदा वगैरह फिर उन्होंने किस तरह से? बस अम्मी ने हमें देख के सब कुछ संभाल लिया अपने आप को कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा सब चाचाओं को उन्होंने पाला हुआ है। सब अच्छा। उनके बच्चे हैं, तो उनकी अपनी अम्मी के हिसाब उनके समझते हैं, उनकी देखभाल हर चीज़ करते हैं। तो उन्हें हमारे चाचाओं ने कभी हमें फील होने नहीं दिया भाई आप अकेले हो, हम आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये हमारे साथ ही हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेकिन सुनते अब हैं हर अल्लाह चीज़। ताला ने आप लोगों को पोजीशन दी है माशाल्लाह और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है, तो घर वालों की जिम्मेदारियां भी आप पर हैं। न सिर्फ घर वालों की जिम्मेदारियां आप पर हैं बल्कि इस कौम की भी बहुत सी जिम्मेदारियां आप लोगों पर हैं और वो लेगेसी जो आपके वालिद छोड़ कर गए हैं, जाहिर है वो आप लोगों ने आगे लेकर चलनी है। जिस तरह से उन्होंने शहादत हासिल की और एक मोतबर नाम बनाया, अल्लाह करे कि आप लोग भी इज़्ज़त कमा सकें और बेहतर काम कर सकें। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? हम सेगमेंट को क्लोज़ कर रहे हैं। मैं अपनी कौम को, अपने नौजवान को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो भी पुलिस वाले हैं, चाहे ट्रैफिक हो या सिंध पुलिस या किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि ना वो गर्मी देखते हैं ना वो सर्दी देखते हैं। जब भी कुछ होता है तो आवाम की खिदमत के लिए निकल पड़ते हैं, तो आप उनको रिस्पेक्ट दें। सही। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि पुलिस वालों को सबसे पहले तो उनको रिस्पेक्ट लाजमी दें, क्योंकि कड़ी धूप हो या गर्मी हो या बरसात हो या कुछ भी इमरजेंसी हो, जैसे कोरोना के टाइम पे कि हम लोग नहीं निकल पा रहे थे लेकिन वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। हर इमरजेंसी में सबसे पहले वही आते हैं। सही। बराए मेहरबानी उनको प्लीज़ रिस्पेक्ट दें। कुछ लोगों की वजह से, कुछ पुलिस वालों की वजह से सारा डिपार्टमेंट को ख़राब बोलते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि एक तालाब में एक मछली ख़राब हो तो सारा समंदर ख़राब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कुछ लोगों की वजह से कि सबको ना बोलें। सही। बस यही गुजारिश है कि सबको रिस्पेक्ट दें, वो आपके लिए ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। और बात यही है कि गर्मी, सर्दी, धूप, छाँव, त्यौहार, बच्चों की ज़रूरियात, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। जो ये लोग करते हैं, अपनी ड्यूटी की नज़र कर देते हैं, अपने बच्चों के स्कूल, अपने बच्चों की ख्वाहिशात, अपने बच्चों की सालगिरहें, अपने फैमिलीज़ में शादियाँ, ईदें और न जाने क्या क्या। तो हम बहुत सी चीज़ों को शायद टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं और वही बात कि चंद लोगों की वजह से सबके साथ जो हमारा रवैया है हमें भी बदलने की ज़रूरत है, जहाँ हम ये समझते हैं कि कुछ और लोगों को बदलने की ज़रूरत है। एंड विद दैट एक ब्रेक आ गया। जब भी वालिदैन की बात होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो मुझे भी हमेशा अपने वालिद याद आ जाते हैं और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द इमोशंस। एक ब्रेक आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।